जब शहबाज शरीफ ने दावत दी थी खाने की तो चौधरी बरादरान ने एक्सेप्ट नहीं की थी। सलमान गनी साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि काफ लीग का फ्यूचर फिर क्या होगा इस तरीके अदम एतमाद के बाद? देखें, इस वक्त की सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि अभी तक इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कमजोरी उस्मान बुज़दार रहे हैं। और अब जब उस्मान बुज़दार खुद ये कह रहे हैं कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहा तो चौधरी परवेज लाई को बना दिया जाए, तो यहाँ से जाहिर होता है कि उस्मान बुज़दार खुद को लूज कर चुके हैं, खुद पसपाई इख्तियार कर चुके हैं। और इस्लामाबाद के अंदर तब्दीली जो है वो उसमें बुनियादी फैक्टर पंजाब है। देखिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस्लामाबाद में तब्दीली का रास्ता हमेशा लाहौर से होके जाता है कि यहाँ पर अगर उनके पास एक मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो अपोजिशन इस तरह ऊपर इमरान खान साहब को टारगेट ना कर पाती। और आज तक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कमजोरी थी उस्मान बुज़दार, वो आज साबित हो गया कि उनकी सबसे बड़ी सियासी कमजोरी साबित हुई है और वो खुद पसपाई इख्तियार करने का। सलमान गनी साहब हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें कि जो अपोजिशन का वफ्द गया था रिक्वेजिशन को जमा करवाने के लिए वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, इस वक्त तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। ये दरख्वास्त दे दी गई है, जमा करवा दी गई है। अपोजिशन वफ्द जो मौजूद था, शाजिया मनी मौजूद थी, मरियम औरंगजेब मौजूद थी, अयाज सादिक मौजूद थे। ये अपोजिशन का वफ्द जो कि रिक्वेजिशन को जमा करवाने के लिए गया था। इस वक्त अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है। असम्बली इजलास बुलाने के लिए भी दरख्वास्त दे दी गई है और इसके साथ साथ तहरीके अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई। तो इस वक्त की अहम खबर, कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन और तहरीके अदम एतमाद एक साथ ही जमा करवाई जानी थी और अब बाकायदा तौर पर जमा करवा दी गई है, जबकि अख्तर अली और आलिया कामरान भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं, वजीर आजम का फ्यूचर क्या है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ डिस्टर्ब होंगी जो साथ दे रही थी इत्तेहादी जमातें। देखिए, इत्तेहादी जमातों के ऊपर भी काफी दबाव बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि खुद अगर वजीर आजम की जमात के अंदर इत्तेहाद होता तो इत्तेहादी जमातों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो पीटीआई के साथ ही रहते। लेकिन ऐसे मौके पे जब पीटीआई टुकड़ों में तकसीम होती नजर आ रही है या ऐसा तासुर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इत्तेहादी जमातें भी फिर अपना फैसला करने में आजाद हो जाएगी। वो ऐन मुमकिन है अगर वजीर आजम के खिलाफ नहीं जाती तो वो अपने या वजीर आजम के खिलाफ चली जाए तो भी उन्हें कोई पूछने, उनके ऊपर कोई कानूनी कदगन नहीं है। और अगर वो वजीर आजम के साथ खड़ी रहे और अपना रास्ता अगर देखें कि अपोजिशन का अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो वो अपोजिशन में बैठना पसंद करे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब इत्तेहादी जमातों पे वो दबाव नहीं रहा जो पहले, अब से कुछ देर पहले तक कायम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकसू है। पाकिस्तान एक तहरीक इंसाफ की यकजहती पर जब सवालिया निशान उठे हैं तो उसके बाद से फिर अब इत्तेहादियों के बारे में भी कोई बात यकीन से नहीं की जा सकती कि वो अपना फैसला कैसे करेंगे। ठीक है। हसन अस्करी साहब, आपकी जानिब आऊँगा मैं। बहुत टाइम तक तो पीटीआई ये शो करवाती रही है कि जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है वो एक ब्लफ है। तो क्या समझते हैं आप, वाकई वो समझती थी एक ब्लफ है या सिर्फ खुद को समझाने के लिए या अवाम को समझाने के लिए ब्लफ का वर्ड यूज करते रहे? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले अपोजिशन ये कहती है कि हम कामयाब होंगे, गवर्नमेंट कहती है हो ही नहीं सकता। तो ये गेम हमने बिल्कुल एक कन्वेंशनल तरीके से यहाँ पे खेलती हुई नजर आई। दोनों पार्टियां, गवर्नमेंट और अपोजिशन है। लेकिन अब जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन सबमिट हो गया है तो उससे फिर सूरत हाल में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि प्रोसेस ऑन हो जाता है। और उसमें जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो ये है कि जो पंजाब में पीटीआई के अंदर इंटरनल रिवोल्ट हुआ है, अगर उस रिवोल्ट को इमरान खान हैंडल कर लेते हैं सही तरीके से और उन सब साथियों की सपोर्ट उनको रहती है, तब तो उनके कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो बच जाएं। लेकिन अगर वो इस जो क्राइसिस पंजाब में डेवलप हुआ है पीटीआई के अंदर, अगर इस रिवोल्ट को वो डील नहीं कर सकेंगे या इस पे उसी तरह टाल मटोल से काम लेंगे, तो फिर हमें खतरा ये है कि ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि पीटीआई की क़यादत जो पंजाब में आप बात कर रहे हैं कि अगर इस मसले को डील कर लेते हैं, क्या उनमें सकत है को डील करने की? इमरान इस्माइल इतने काबिल हैं? देखिए, इस्माइल जो हैं, वो जो सिंध के गवर्नर हैं, वो इमरान खान के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अल्टीमेट फैसला इमरान खान ने करना है। तो वो अगर पार्टी के अंदर चीजें मैनेज नहीं कर सकेंगे तो फिर दोनों जाएंगे, यानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी जाएगा,
प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पंजाब में चेंज कर देते हैं तब उनके इम्कानात हो सकते हैं कि शायद जो है किस्मत उनका साथ दे जाए। ठीक है, सलमान गनी साहब आपकी जानिब आऊँगा। आप वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बात कर रहे थे, उनके काम या हिस्ट्री की बात कर रहे थे। आप समझते हैं कि अगर उनकी जगह पे कोई और स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आला पंजाब होते तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती? देखिए, मैंने यही बात कही है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतखाबी मरकज है। सबसे बड़ी असम्बली पंजाब की असम्बली है और इस्लामाबाद में तब्दीली का रास्ता लाहौर से होके जाता है। इस वक्त 2 माह सरगर्म है, लेकिन टारगेट एक है। टारगेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पंजाब के अंदर एक मजबूत वज़ीर आला रखते तो आज सबसे बड़ा दिफा उस वज़ीर आला ने करना था। आपने भी कुछ देर पहले दुनिया टीवी पे देखा होगा कि खुद उस्मान बुज़दार साहब ने पसपाई इख्तियार की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ तो यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, अलीम खान को ना बनाया जाए। देखें, अलीम खान की इम्पोर्टेंस तो वो खुद बयान कर रहे हैं। इसका मतलब अलीम खान एक बड़ा शगाफ पैदा करने में कामयाब हुए हैं। और जहां तक कि उस्मान बुज़दार की बात है, उस्मान बुज़दार, आप सबसे दिलचस्प बात देखें कि उस्मान बुज़दार को पंजाब की अपोजिशन ने कभी टारगेट नहीं किया। उस्मान बुज़दार को हमेशा जो उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनके रोल के हवाले से, वो खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से थे, इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले सबसे आखिरी आदमी थे जिन्हें पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और उस वक्त उन्हें पंजाब के 95% अरकान असेंबली जानते तक नहीं थे। और इससे ये नतीजा निकलता है कि जिसका पंजाब में किला मजबूत होगा, इस्लामाबाद में वही चल सकेगा। और डमी वजीर आला के तौर पे उन्हें हर कोई देखता था, तनकीद भी करता था। सलमान गनी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर की जानिब चलते हैं, उनसे मजीद जानते हैं। यासिर, तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, किन किन अरकान के दस्तखत है इस पर? देखें, बिल आखिर जो अपोजिशन चाहती थी उसने आज कर दिखाया। अपोजिशन की जानिब से जो सेक्रेटेरिएट है कौमी असम्बली का, स्पीकर चैम्बर के साथ ही उसमें तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जमा करवा दी गई है। इस जो सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद जमा करवाई गई है, इस पर टोटल 86 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। और ये तहरीक अदम एतमाद जो है ख्वाजा साद रफीक, इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीक, शादिया मरी, नवीद कमर और अयाज सादिक ने जो है ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई है। जब तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही थी तो इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो है वो चेयरमैन सेनेट के साथ उनके चैम्बर में मौजूद थे और उनसे सियासी गुफ्तगू कर रहे थे। जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उसके हवाले से तबादले ख्याल किया जा रहा था। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। गो के तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसका भी टाइम चेंज कर दिया गया है। 4:30 बजे इस्लामाबाद के निजी होटल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ इंपोर्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदम एतमाद के साथ साथ दीगर जो